नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि शाम के बाद इराक का कंट्रोल भी रूस संभालने जा रहा है। इस वक्त मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और रूस और चीन बहुत खुलकर जो है वो महाज संभाल रहे हैं। तो इसके साथ साथ यमन में बहुत बड़े हमले अमेरिका की जानिब से किए गए हैं। इस वक्त यमन में मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अब सूरत हाल घंटों में आ चुकी है नाज़रीन, और 2 घंटों बाद, 3 घंटों बाद, 1 घंटे के वक्फे के साथ यमन में स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिसका भरपूर जवाब इस वक्त यमन दे रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि ईरान और सऊदी अरब बहुत करीब आते चले जा रहे हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ जो है वो डिफेंस के मामलात में, हथियारों की सप्लाई के मामलात में बहुत बड़ी चीज़ें और ख़बरें हमारे पास आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा की जंग एक बिल्कुल गैर रिवायती जंग है और इस जंग को समझने के लिए आपको रीजन और ग्लोबल को समझना ज़रूरी है। गजा की जंग नाज़रीन सिर्फ गजा की 41 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि गजा की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है और उससे बढ़कर ये अब पूरे ग्लोब की जंग बन चुकी है। और नाज़रीन, ये जो जंग है ये ब्लॉक्स में लड़ी जा रही है। इस वक्त 2 ब्लॉक्स हैं, एक वेस्ट का ब्लॉक है, एक ईस्ट का ब्लॉक है, और ईस्ट का ब्लॉक जो है वो खड़ा है फलस्तीन के साथ। तो गजा की जंग को समझने के लिए आपको पूरे जो रीजन में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, वो समझना जरूरी है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर गजा जीतेगा तो फिर ये पूरा ब्लॉक जीतेगा, यानी अकेला गजा की जीत हार नहीं होनी, पूरे रीजन और पूरे ब्लॉक्स की जीत हार होनी है। तो इसीलिए अब ये ओवरऑल क्या गेम चल रही है, रशिया और चाइना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ईरान किस तरह खुलकर सामने आ चुका है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, तो ये सारी तफसीलात आज मैं आपके सामने शेयर करना की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले हम आपको इराक से नाज़रीन इसका आगाज करते हैं। और इराक से नाज़रीन बहुत बड़ी खबरें ये सामने आई हैं कि शाम के बाद रूस जो है वो इराक का कंट्रोल संभालने जा रहा है, जो कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि इराक की जो सूरत हाल है हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत एस्केलेशन हो चुकी है, कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है इराक और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान। इस वक्त इराक अमेरिका को ये कह रहा है कि यहाँ से आप निकलें, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। तो कन्फ्रंटेशन इस वक्त होने जा रही है। तो एक नया तरीका भी इराक की जानिब से आजमाया गया, क्योंकि देखें एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका सुपर पावर है और इराक जिस पर 20 साल से अमेरिका हुक्मरानी कर रहा है, इतना आसान तो नहीं है अमेरिका को वहां से निकालना। तो अमेरिका के मुकाबले में जो सबसे तगड़ा पहलवान है, जो पहले पीछे खड़ा था, अब उसने फ्रंट फुट पर आने का फैसला कर लिया है। क्योंकि मैं आपको पहले दिन से यही समझा रहा हूं कि रशिया की जो एंट्री होती है ना, वो बहुत सोच समझ कर होती है। और अगर आप पूरी टाइमलाइन देखें तो आपको ये पूरी रशिया की गेम समझ आती है। आप मिसाल के तौर पर देखें, शाम के हवाले से, आप गजा के हवाले से देखें कि पहले उन्होंने बयानात दिए, फिर बयानात में सख्ती आई, फिर उन्होंने जनाब वार्निंग्स दी, फिर क्या किया कि उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, फिर उन्होंने क्या किया कि हमला किया। अब वो पहला हमला भी कर चुके हैं। तो इस तरह उनकी टाइमलाइन चलती है। तो इराक के हवाले से अब वो मैदान में आए हैं और इराक ने खुद उनको इनवाइट किया और स्ट्रेटजी क्या अपनाई है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले इराक के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जरा बयान देखिए। द इंसिस्टेंस ऑन एंडिंग द कोalition मिशन कम्स आफ्टर आवर फोर्सेस एक्वायर्ड एडवांस कैपेबिलिटीज टू कम्बैट टेररिज्म। अब इसमें बड़ी बात वो ये कर रहे हैं कि भाई अमेरिका कह रहा है कि हम दहशतगर्दी के लिए यहां पर रुके हुए, तो वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों से हम लड़ लेंगे, हमें सलाहियत है, हमने वो फौज है, हमारे पास फोर्सेस हैं, सलाहियत है, हम लड़ लेंगे, आप यहां से निकले। अगली जो बात हुई है रशिया के हवाले से, वो ये है कि इराक ने कहा है रशिया को कि आप यहां पर आकर ऑयल फील्ड्स को डेवलप करें। रशिया को कह रहा है इराक कि आप यहां पर आकर ऑयल फील्ड्स को डेवलप करें। तो ऐसा थोड़ी, मतलब वो उनको ये तो नहीं कहेंगे कि आप आ जाएं और अमेरिका के खिलाफ महाज संभाल लें। तो मतलब ऑयल फील्ड्स को डेवलप करें। अब क्या मतलब, क्या कोई और नहीं बचा? मतलब इतनी इंटेंस सूरत हाल है, अमेरिका से आपकी महाजराई हो रही है और रशिया को कह रहे हैं कि आप ऑयल फील्ड्स आकर डेवलप करें। तो मतलब टाइम चेक करें और सूरत हाल का अंदाजा लगाएं। रशिया को आप यहां पर बुला रहे हैं
تو مطلب کوئی طریقہ کے ذریعے آپ بلائیں گے نا, ایسا سیدھا سیدھا تو نہیں کہیں گے کہ آ جائیں جناب امریکہ کے خلاف لڑیں. تو بیسک ہے پریزنس کرنا اور ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پر کرنا, ان کا وہاں پر موجودگی کو یقینی بنانا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ان کی پریزنس ہے وہ شام میں ہے. شام کا بارڈر انہوں نے پوری طرح سنبھال رکھا ہے, ویگنر گروپ وہاں پر ہے, اسلحہ کی سپلائی جو ہے وہ اس وقت جا رہی ہے لیبنان کو. اور یہ جو امریکہ نے حملے شروع کیے ہیں عراق اور شام میں, اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ایران سے عراق, عراق سے شام, شام سے لیبنان جو سپلائی لائن ہے اس کو توڑنا ہے کہ جب حزب اللہ کے ساتھ جنگ چھڑے گی تو پھر یہ جو پوری سپلائی لائن ہوگی اس کو بھی ہم نے روک کے رکھنا ہے. تو اب اس کا حل ایک دوسرے طریقے سے یہ نکالا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی روس کو آپ آ جائیں, ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کہا ہے یا روس نے کہلوایا ہے, یہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شام کے بعد روس, ہم بار بار بات کر رہے تھے نا بھئی ریڈ سی میں امریکہ آ گیا, شام میں امریکہ ہے, عراق میں امریکہ ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور پرشین گلف میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو رشیا کہاں ہے؟ تو رشیا اس سے پہلے صرف شام کے بارڈر پر اس کی ڈپلائمنٹ تھی, اب اس نے عراق میں بھی شو کر دیا کہ ہم یہاں پر بھی آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو ذرا آپ دوسرے طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ذرا براڈلی, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی گیم ہے, یہ گریٹ گیم ہے اور یہ بلاکس کی جنگ ہے. اب ذرا اس کو براڈلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں 3 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو اس وقت گلوبل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور ان پر سب سے بڑی اس وقت ڈیبیٹس جاری ہیں. میں یہ ذرا آپ سنیے گا کہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن اور شی جن پنگ چائنیز پریزیڈنٹ, ان کی آپس میں بات ہوئی اور وہ کیا بات ہوئی ہے, کیا سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, یہ ذرا آپ دیکھیے گا. The Russian and Chinese president realize that the United States is implementing a policy of dual containment of Russia and China. The Russia and Chinese president denounced in a phone call the United States interference in the affairs of the other countries. تو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کون سے ملکوں میں انٹرفیرنس کر رہا ہے؟ وہ یمن ہے, وہ عراق ہے اور وہ شام ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ان کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے. پھر شی اینڈ پیوٹن that both countries need to protect their sovereignty from western hostility. امریکہ اور پورے مغرب کی جو ہاسٹیلٹی ہے اس سے کنفرنٹ کرنے کا, اس سے لڑنے کا جو ہے وہ پوری طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے خلاف محاذ کھولا ہے تو ہم بھی اب آپ کے خلاف پوری طرح سے آپ کا سامنا کریں گے. اچھا, تو اصل ناظرین جو گیم ہے, جو گریٹ گیم میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں وہ ہے رشیا اور چائنا کو اب یہ ساری چیزیں غزہ کے ساتھ کیسے لنک ہو رہی ہیں, آپ یہ ویڈیو سنتے جائیں گے تو آپ کو سارا اندازہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ غزہ کی جنگ کوئی خالی غزہ کے اندر معاملہ نہیں ہے, یہ اس کی آزادی اور اس کی ناکامی, اس کی فتح وہ لنک ہے جو ریجن اور گلوبلی ہو رہا ہے, جو چائنا اور رشیا سٹینڈ لے رہے ہیں, جو ایران سٹینڈ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا اس کے ساتھ ہے. اکیلا نہ غزہ ہارے گا نہ اکیلا غزہ جیتے گا, اس کے ساتھ یہ پورے اتحادی یا جیتیں گے اور امریکہ کے ڈنڈا دوبارہ سے چلے گا, یا پھر جو ہے وہ پورا غزہ فتح حاصل کرے گا اور امریکہ کے حکمرانی کا اختتام ہوگا. یہ جنگ اتنا بڑا امپیکٹ اس وقت کریٹ کر چکی ہے. تو گریٹ گیم یہ ہے کہ ریجنلی اور گلوبلی چائنا اور رشیا کی جو پاور ہے, ان کی جو ہیجمنی ہے جس میں ایران بھی شامل ہے, ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, چاہے وہ تیسری عالمی جنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. ہمیں ان کی جو ہیجمنی ہے, جو بڑھ رہی ہے, جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اس کو روکنا ہے. تو اس میں اگر ہم فی الحال دیکھیں تو جو اصل بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے, جہاں پر زور آزمائی ہو رہی ہے, جو کھاڑا بنا ہوا ہے, جہاں پر پہلوان آزمائے جا رہے ہیں, ادھر سے امریکہ اپنا پہلوان اتار رہا ہے اور خود بھی اترا ہوا ہے, ادھر سے رشیا اور چائنا اپنا پہلوان اتار رہے ہیں, وہ جناب مڈل ایسٹ بنا ہوا ہے. اور اس وقت فلسطین اور اس کے اتحادیوں کا ہارنے کا مطلب ہے چائنا اور رشیا کا ہارنا اور ان کا کمزور ہونا. اور اسی طرح اسرائیل اگر ہار جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ نہ ہی, جیسے اسرائیل کا خود ڈیفنس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ پھر ان کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور سیم چیز امریکہ کے لیے ہے کہ پھر امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی پریزنس کو قائم نہیں رکھ سکے گا. پھر یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں, اینڈ دین ایران کے پھر پیچھے چائنا اور رشیا کے ہاتھ میں چلا جائے گا. دیکھیں نا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کو امریکہ سنبھال رہا ہے, اور امریکہ کس کے ذریعے سنبھال رہا ہے؟ اسرائیل کے ذریعے سنبھال رہا ہے. تو جب یہ ساری جنگ یہ ہار جائے گا ویسٹ کا بلاک اور یہ ایسٹ کا بلاک جیت جائے گا, تو پھر مڈل ایسٹ کو سنبھالے گا جو ہے وہ رشیا اور چائنا, کس کے ذریعے؟ فلسطین اور ایران کے ذریعے,
ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پھر ناظرین ایک اور طریقے سے اس صورتحال کو سمجھیے، جو میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر غزہ کو سمجھنا ہے تو ماسکو میں کیا ہو رہا ہے، پیرس میں کیا ہو رہا ہے، واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ اس جنگ کے امپیکٹ جو ہے وہ گلوبل سطح پر ہو چکے ہیں۔ یہ جو مقدس سرزمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس نے پوری دنیا میں امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے۔ تو اب ذرا افریقہ میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جس کا ڈائریکٹ لنک بھی یہاں پر ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین 3 کنٹریز ہیں، اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ نارتھ افریقہ یعنی یورپ کے بالکل ساتھ، ایک ہے برکینو فاسو، مالی اور الجیریا۔ اب یہ ابھی تازہ آزاد ہوئے ہیں ریسنٹلی، ابھی ویسٹ کی فورسز یہاں سے نکلی ہیں، تو جو ہی وہ وہاں سے ویسٹ کی فورسز نکلی ہیں تو ان تینوں نے آپس میں الائنس کر لیا ہے، اور الائنس کر کے ناظرین انہوں نے کیا کیا ہے کہ رشیا کو بلا لیا ہے وہاں پر۔ ویسٹ کی فورسز وہاں سے نکل رہی ہیں اور رشیا کی فورسز وہاں پر آ رہی ہیں۔ اب یہ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، برکینو فاسو تھینکس رشیا for priceless gift for wheat. Russia and Niger agree to develop military ties, Moscow says. Russian troops deployed to Burkina Faso. تو یہ اس وقت ناظرین اصل صورتحال ہے کہ جو رشیا کا اینڈ دین چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر یورپ کو اس نے ڈنڈا دیا ہوا ہے، مطلب یوکرین کی جنگ اس وقت ہار چکا ہے، مغرب جو ہے وہ یوکرین کی جنگ ہار چکا ہے، اور دیگر ملک جو ہیں وہ رشیا پر حملے کی تیاری، اور ادھر جناب رشیا مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، مطلب جہاں جہاں سے مغرب کو مار پڑ رہی ہے، رشیا کا انفلوئنس جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس پوری لارجر پکچر میں جو امریکہ کو ناظرین مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ بندی کروا کے مڈل ایسٹ میں جو ایک بڑی وار ہے وہ لڑے، یعنی مڈل ایسٹ میں جو دوبارہ اپنا ڈنڈا چلانے کی اور اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی جو وار ہے وہ لڑے، اور غزہ میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بیانیہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی پبلک ان کے خلاف۔ دیکھیں یمن جنگ کا امریکہ مغرب پر کوئی پریشر نہیں ہے، عراق اور شام کی ایران کی جنگ کا پریشر نہیں ہے، پریشر غزہ کی جنگ کا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ ان کے سیاہ چہرے ان کی اپنی عوام اور دنیا کے سامنے آ گئے۔ تو فی الحال وہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی ہو جائے، پھر ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ نمٹ لیں، اور جو ایران کا اور ان سب کا، فلسطین کا انفلوئنس یہاں پر اس کے اتحادیوں کا، ان سے نمٹ لیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت مشکل ترین پوزیشن میں ہے۔ تو یہی جو مشکل ترین پوزیشن ہے وہ بہترین اپورچونٹی بن گئی ہے فلسطین کی آزادی کے لیے اور اس کے سارے اتحادیوں کی فتح کے لیے۔ دیکھیں نا، اس وقت جو صحیح معنوں میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ تو امریکہ ہے، تو امریکہ خود مشکل ترین پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ اس کے اندر کے اختلافات، تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ اس کو اندر سے اتنی بڑی جو ہے نا بغاوت کا سامنا ہے۔ ادھر ٹیکسس جو ریاست ہے اس کا مسئلہ چیک کر لیں، سارے امریکنز کھڑے ہو گئے ہیں بائیڈن کے خلاف، وہاں پر مطلب میڈیا، عوام کا پریشر، کانگریس نے ابھی دیکھیں بل نامنظور کر دیا ہے اسرائیل کی ایڈ کے حوالے سے۔ تو اندر اتنا ایک کیوس پھیل چکا ہے کہ وہ مشکل ترین پوزیشن، اور یہی مشکل ترین پوزیشن ہمیں یعنی فلسطین کی فتح کے لیے گولڈن اپورچونٹی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بہترین موقع ہے کہ فلسطین کو بھی آزاد کروایا جائے اور مڈل ایسٹ سے جو امریکی ہیجمنی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ جو ناظرین رشین فورسز عراق میں آئی ہیں اس کے پیچھے یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے کہ گریٹر گیم میں، لارجر پکچر میں چائنا اور رشیا ہے، اور اس سے نیچے اگر چلے جائیں تو یہ فی الحال جو بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے وہ غزہ کی جنگ ہے اور مڈل ایسٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مڈل ایسٹ کا ہار اور مڈل ایسٹ کی جیت جو ہے وہ لارجر پکچر میں جو ہے وہ دنیا کے اقتدار کا فیصلہ کر رہی ہے۔ تو اس میں آپ یہ بات بھی آپ کو ضرور اطمینان ہونا چاہیے کہ غزہ کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اب جیسے جنگ پھیل رہی ہے تو کیا فلسطین کے اتحادی اس کو چھوڑ جائیں گے یا رشیا چھوڑ جائے گا، رشیا اور فلسطین کے جو باقی اتحادی ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ غزہ کی ہار پھر ان سب کی ہار ہے۔ ان لارجر پکچر ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، جیسے اسرائیل کا ہار جانا امریکہ اور ویسٹ کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے جنگ جو ہے جو چل رہی ہے، اور رشیا اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ
कमान संभाल रहा है, उसने इराक में मोर्चे संभाल लिए। तो ये उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अब यमन के हवाले से भी आप ताज़ा खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। यमन को भी उसी तरह से हराने के लिए पूरा जोर लगा रहा है इसराइल, अमेरिका और वेस्ट पूरा जोर इस वक्त लगा रहे हैं कि यमन को किसी तरह से हराया जाए, और तमाम वसाइल जो हैं वो झोंके जा रहे हैं। अभी कुछ नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले इस वक्त यमन पर किए गए हैं। पिछले 12 घंटों में अगर हम देखें तो 8 से 10 मरतबा नाज़रीन मुख्तलिफ औकात में बमबारी की गई है। यानी एक दफ़ा आए, उन्होंने हमला किया, फिर घंटे बाद दोबारा आ गए, और मुख्तलिफ लोकेशंस पर, कभी सिटीज़ में, कभी जनाब बंदरगाहों में, कभी अभी थोड़ी देर पहले 2 मजीद जगहों पर निशाना बनाया गया। एक पोर्ट सलीफ का एरिया है और एक हुदैदा सिटी का नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जहां पर बहुत ख़तरनाक बमबारी जो है वो की गई है। और नाज़रीन यमन की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स हमारे सामने आए, और यमन ने नाज़रीन ये बताया है, आप सुनिएगा ये कितनी बड़ी बात है। 86 जगहों पर धमाके हुए हैं, जो टोटल स्ट्राइक्स अमेरिका कर चुका है 86। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। उनके बॉम्बर्स, उनके जेट्स, उनके मिसाइल 86 जो लोकेशंस हैं, 86 लोकेशंस पर हमले कर चुके हैं। तो ये इस पर यमन क्या कह रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है, ये जरा आप देखिएगा। The American talk about the impact of the strikes on our military ability is just entertainment and saving faces। आप यमन की जो दिलेरी है, जो उनका खड़ा होना है, वो उसका अंदाज़ा लगाइए। वो कह रहे हैं कि इतने हमले करके भी ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ा नुकसान हमने कर दिया है, तो ये जस्ट एक इंटरटेनमेंट है और सेविंग फेस के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और अभी यमन ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंटेंस फ्लाइट्स ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ओवर द एयर स्पेस ऑफ हुदैदा, के एक तरफ हमले जारी हैं लेकिन साथ साथ फ्लाइट्स भी देखी जा रही हैं उनके जेट्स की। तो जो बात मैंने आपको पहले की वो आपको दोबारा कर रहा हूं कि अब हर रोज में आप देखेंगे कि हमले बढ़ते जाएंगे, और यमन के खिलाफ जो बयानिए की रफ्तार है वो भी तेज होती चली जाएगी। यमन को जो इवल बनाने की कोशिश है वो पूरी तरह से की जाती रहेगी, और कहा जाएगा कि यमन और गजा का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सब झूठ है। और यमन के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने है। यमन ने बताया है कि उनके लाखों, लिटरली लाखों जंगजू इस बड़ी जंग के लिए किस तरह से तैयार हैं। ये आप देखिएगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मुजाहिदीन who have military experience frighten the enemy and the Americans realize the strength of our army। के hundreds of thousands यानी लाखों की तादाद में जो जंग जो हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये वो हैं जो मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो नए लोग शामिल हो रहे हैं वो इससे अलग हैं। यानी अभी जौक दर जौक जो आम लोग हैं वो भी हथियार उठा रहे हैं कि हम लड़ेंगे अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ, तो वो अलग है। ये सारे ट्रेंड हैं, जो एक प्रॉपर आर्मी है यमन की। तो देखें, अगर यमन जीतता है, अगर ईरान जीतता है, तो वो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो गजा की हार और जीत पर होगा। देखें, ये बात ज़हन में रखें, अगर हिजबुल्लाह हार जाती है, अगर यमन हार जाता है, अगर ईरान हार जाता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट गजा की जंग पर होगा। अगर यहां से फतह मिलती है, जैसे यमन ने पहले दिन कहा था कि गजा की जीत जो है वो बाबुल मंदब से आएगी, तो ये ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा था। उसके पीछे ये पूरी फिलॉसफी है कि भाई बाहर वाली जंग जो है वो अंदर किस तरह से जाकर मैटर करेगी। अच्छा, ये एक चीज हो गई। फिर नाजरीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है मायर्स्क, उसने एक बड़ी अहम चीज शेयर की और बड़ी दिलचस्प है, और मैं कहूंगा कि इससे बड़ा एतराफ़ शिकस्त हो नहीं सकता अमेरिका के लिए और पूरी वेस्ट की पावर के लिए। ये आप जरा बयान सुनिएगा और आपको इत्मीनान होगा कि यार यमन ने जिस तरह से टक्कर दी है। द यूएस नेवी टोल्ड अस दैट इट्स करंटली अनएबल टू गारंटी द सेफ ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑल शिप्स इन द रेड सी। कितनी बड़ी बात ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी कर रही है कि यूएस की नेवी ने हमें बता दिया है कि वो गारंटी नहीं कर सकते। मैं शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस शिकस्त को मैं किस तरह से आपके सामने बयान करूं। और भाई, ये वो लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, सबसे पावरफुल मुल्क। आपको पता है अमेरिका का इस दफा का डिफेंस बजट कितना था? 857 बिलियन डॉलर्स, 857 अरब डॉलर्स। ये जो नीचे 5 मुल्क आते हैं ना, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 मुल्क, इनका बजट मिलाए ना तो अमेरिका का अकेले का बजट फिर भी पूरा नहीं हो रहा। उनका अमेरिका का बजट इससे भी ऊपर है, इन 5 का मिलाकर भी इतना। और इसकी यमन की आपको पता है टोटल इकोनॉमी, टोटल जीडीपी कितनी है? 775 लाख डॉलर।
775 लाख डॉलर, और उनका खाली डिफेंस बजट जो है वो 857 अरब डॉलर है। ठीक है, ये डिफरेंस है। उनकी पावर चेक करिए और यमन की आप जो है वो बदहाली चेक करिए। लेकिन वो अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर कंपनी को जो दुनिया को चला रही है कि हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। किससे? यमन से। यार मैं कह रहा हूं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितनी बड़ी इनको शिकस्त हुई है। बड़े तकब्बुर के साथ ये रेड सी में उतरे थे और पहले घंटे में यमन ने इनका जो ऑपरेशन है उसको नाकाम कर दिया था। तो ये जो बार बार आकर कहते हैं ना कि हमने इतना यमन का नुकसान कर दिया, ये कर दिया, तो इनका अपना मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब यूरोप को भी कह रहे हैं फलाना भी आ जाए, फलाना भी आ जाए। लेकिन जो नतीजा आज निकला है जंग का, 6 महीने बाद और साल बाद भी जब ये जंग खत्म होगी तब भी यही नतीजा होगा। अब नाज़रीन आखिर में मैं ईरान और सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। नाज़रीन ईरान और जो सऊदी अरब हैं वो बहुत करीब आते चले जा रहे हैं, जो कि आलम इस्लाम के लिए और जंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट। देखें सऊदी अरब पर हमने बड़ी तनकीद की, आप सब भी कह रहे हैं कि उसने हार्ड स्टांस नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको एक बात की थी कि एक टाइम आएगा कि अरबों के लिए इस जो सॉफ्ट कॉर्नर वो रखे हुए हैं वो रखना नामुमकिन हो जाएगा, फिर वो मामलात को हैंडल नहीं कर सकेंगे और अब वो वक्त आ रहा है। तो सऊदी अरब बहुत हद तक इस वक्त ईरान ये कॉपरेशन हो रहा है। 2 बड़े वाकयात हुए। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि सऊदी अरब में बहुत बड़ा डिफेंस शो जारी है, डिफेंस शो, ठीक है ना, वो अपने हथियारों की नुमाइश वहां पर कर रहे हैं। तो बड़ी सरप्राइजिंगली ईरान का जो डिफेंस का डेलीगेशन है, ईरान के जो डिफेंस के आला हुकाम है, उन्होंने भी शिरकत की और उस पर पूरा मगरब अमेरिका हैरान है कि अच्छा इरान और सऊदी अरब इस कदर करीब आ चुके हैं कि डिफेंस में उनके मुआहदे होने जा रहे हैं, डिफेंस में वो इतने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो वो उन्होंने शिरकत की। फिर अभी खबर यह आई है कि ईरान को खत लिखा है सऊदी अरब ने, और ईरान ने बताया कि हमें सऊदी अरब की जानिब से खत मौसूल हुआ है। अब ये खत में क्या है ये हम पता लगा लेते हैं अगली वीडियो तक और चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो रीग्रुपिंग हो रही है और ये आलम इस्लाम और अरब जो हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। ये उधर तुर्की ड्रोन दे रहा है इजिप्ट को, और जो दिफा की ज़रूरियात हैं ये आपस में पूरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस जंग के हवाले से, और जो साजिशें की जा रही हैं वो सारे जो शैतानी खेल हैं वो नाकाम हो जाएंगे। तो ये पूरी पिक्चर मैंने आज की वीडियो में कोशिश की कि रीजनली और ग्लोबली जो ग्रेट गेम चल रही है वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि गज़ा को खाली आप गज़ा के अंदर से नहीं समझ सकते, जो अंदर हमले हो रहे हैं उससे समझ नहीं सकते। ये जो आलमी सियासत चल रही है ये सारी बराह रास्त इम्पैक्ट कर रही है गज़ा की जंग पे। तो अगर हम इस सारी आलमी सियासत को देखें तो उसमें इसराइल आइसोलेशन में है, अमेरिका आइसोलेशन में है, और फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी ना सिर्फ पावर में नज़र हमें आ रहे हैं बल्कि सारी दुनिया भी उन्हीं के साथ खड़ी हो रही है, उनके बयानिए के साथ खड़ी हो रही है और उनके हक की बात कर रही है। तो ये आज फ़लस्तीन की बहुत बड़ी फतह है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की सबूतों के साथ। आप अपनी राय ज़रूर अदा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।